हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको MDC 1 हिंदी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको एक ही वीडियो के अंतर्गत में कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है। जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बचे रहेंगे, है ना। वो क्वेश्चन की तैयारी मैं एक एक करके आपको करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका साहित्य व इतिहास लेखन की परंपरा, वो इस वीडियो में नहीं रहेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। मतलब पहला क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी हिंदी की बोलियां और पूर्वी हिंदी की बोलियां, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, है ना। चौथा क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे प्रेमचंद्र के बारे में, और पांचवी कहानी के बारे में जानेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक है। मैं इस पांच क्वेश्चन का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कुछ क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा, भाषा और बोली में अंतर, फणीश्वरात रेणु के बारे में, इसको मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत में सारे खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है। क्या कि हिंदी भाषा जो है उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा का, तो हिंदी के बारे में तो सब जानते होंगे। अगर हम लोग विश्व की बात करें तो विश्व में जो है हिंदी भाषा क्या है, प्रख्यात है। प्रख्यात में समझते हैं, विख्यात है, फेमस है ना। उसके साथ साथ हमारे भारत की अगर बात करें तो हमारे भारत में जो है ना हिंदी क्या है, राजभाषा के रूप में है। क्या है, राजभाषा के रूप में है, ठीक है। तो अगर हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका। और भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, संस्कृत में हुई है। और इसका इतिहास जो है 769 ईस्वी से शुरू हुआ था। किसका, हिंदी का इतिहास की अगर बात करें तो 769 ईस्वी से जो है इसका इतिहास शुरू होता है। अगर हम लोग बात करें हिंदी का, तो कहा गया है कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी क्या है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की क्या है, राजभाषा है। ये तो मैंने आपको बताया कि हिंदी जो है ना विश्व की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है और भारत की ये क्या है, राजभाषा है। कहा जाता है कि केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। में हिंदी के बाद अगर भारत में कोई भाषा आता है दूसरा नंबर पे, तो वो कौन है, अंग्रेजी है। कौन है, अंग्रेजी। आगे कहा गया कि हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में है। मीन्स हिंदी भाषा का जो वर्णन है वो हमारे भारतीय संविधान में भी किया गया है। किसमें, तो भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक में किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भूमिका लिख देना कि आखिर हिंदी भाषा किसको कहते हैं, इसकी क्या उत्पत्ति है, कैसे उत्पत्ति हुई और कैसा विकास हुआ, इसके बारे में आपको परिचय लिख देना, भूमिका लिख देना है, ठीक है। अब बातें यहां पे आती है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, कि आखिर हमारा जो शब्द है हिंदी, उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि हिंदी जो शब्द है वो सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। हिंदी शब्द जो है वो क्या है, सिंधु शब्द का प्रतिरूप है, उल्टा कह सकते हैं, है ना। ईरान और फारस के निवासी सिंध नदी को हिंद और वहां रहने वाले को हिंदू कहते थे। मीन्स ईरान और फारस के जो निवासी थे वो सिंध नदी को क्या कहते थे, हिंद कहते थे, और वहां रहने वालों को हिंदू कहते थे। कौन, ईरान और भारत। कहा गया कि उसी के आधार पे सिंधु नदी के आसपास रहने वाले भूमि को सिंधु कहने लगे, है ना। और संस्कृत में जो है सा ध्वनि को फारसी में जो है हा हो जाता है। संस्कृत की जो सा ध्वनि है, सा का जो अक्षर है वो फारसी में क्या हो जाता है, हा हो जाता है। इसलिए यह जो है सिंधु शब्द आगे चल करके हिंदू कहा जाने लगा। मीन्स वहाँ का जो सिंधु शब्द जो है वो क्या कहा जाने लगा, हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि सा का जो शब्द है वो हा के रूप में प्रयोग हो रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे वो लोगों ने सिंधु छोड़ करके क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे, है ना। अब कहा जाता है कि इस शब्द का विस्तार होता गया
और हिंद शब्द भारत का वाचक हो गया। और ये शब्द का विस्तार होता गया और हिंद शब्द जो है ना भारत का वाचक हो गया और इनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, और इसको और विस्तार होने के बाद ये जो भाषा है उसको क्या कहा जाने लगा, हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए कहा गया कि हिंदी भाषा का विकास सौरसैनी और अर्ध मगही अपभ्रंशों से हुआ है। क्या कहा गया कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो सौरसैनी और अर्ध मगही अपभ्रंशों से जो है इसका उद्भव हुआ है, इसका विकास हुआ है। फिर है कि हिंदी भाषा का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया। हिंदी भाषा का जो नाम है वो फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि से जुड़ा हुआ। किससे? सिंधु नदी के भूमि से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि सिंधु को फारसी में सा का जो है हा कहा जाता था, है ना, तो सिंधु से ही यहाँ पर हमारा हिंदू आ गया और हिंदी आ गया था। ठीक है, आगे कहा गया हिंदी भाषा के विकास में लल्लू जी लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्रा, इंसा अला खान जैसे लोगों का योगदान रहा है। किसके विकास में? तो हिंदी भाषा के विकास में। ठीक है, आगे कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों का भी अहम योगदान रहा। अगर हम लोग हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों का अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका उन्होंने निभाया है हिंदी भाषा के विकास में। फिर है हिंदी भाषा को आज़ादी के बाद भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा जो है हमारे भारत की आज़ादी के बाद भारत की इसको क्या घोषित किया गया था? भारत का राजभाषा घोषित किया गया था। किसको? हिंदी को। नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया कि हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दों की संख्या पहले 5 से 6 हज़ार थी, लेकिन अब यह 1 लाख से भी ज़्यादा हो गया। मीन्स हिंदी भाषा में जो पारिभाषिक शब्द जो थे उसकी संख्या पहले 5 से 6 हज़ार था, लेकिन अब जो है ना 1 लाख से भी अधिक संख्या इसका हो गया है। ठीक है, आगे कहा गया कि हिंदी भाषा में नए शब्दों का जोड़ना और अनेक प्रभावों का अपनाना और इसकी भी समृद्धि बना रहा है। मीन्स हमारे हिंदी भाषा में क्या हो रहा है, नए नए शब्द जुड़ रहे हैं। ठीक है, और उसका नए नए शब्दों का अनेक प्रकार के प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, और यही इसको क्या बना रहा है, समृद्ध बना रहा है, फेमस बना रहा है। कहा जाता है कि हिंदी भाषा देश को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करती है और ये भाषा रही। मीन्स कहा गया कि हिंदी भाषा जो है देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करने वाली भाषा रही है। कौन भाषा? हिंदी भाषा। कोई कहेगा हिंदी भाषा ने क्या किया है, तो हिंदी भाषा ने हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का विकास। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जीई इलेक्टिव हिंदी की तैयारी कर रहे हो और सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपका सेमेस्टर 6 में साथ दिया था, बिल्कुल सेम तरीके से आपको जीई पेपर में भी साथ देने वाला हूँ। ठीक है, बस आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो इससे जुड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है भारतीय आर्य भाषा का विकास, कि आखिर हमारा जो भारतीय हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो कहा गया कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को देखना होगा। मीन्स हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए जो है ना भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को देखना होगा। ठीक है, आर्य भाषाओं के इतिहास को जानना पड़ेगा। ठीक है, कहा गया कि भारतीय आर्य भाषा के विकास के 3 चरण माने जा सकते हैं। भारतीय आर्य भाषा जो है इसके विकास के 3 चरण माने गए हैं। पहला चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा, बाकी सारा समझ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, इसके आधार पे हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए बातें यहाँ पे कही गई है कि हिंदी भाषा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, कि आखिर हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको जान के रखना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होगी। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि 14 सितंबर 1949 को जो है ना, भारत के संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी जो है वो क्या होगी, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। और क्या हुआ कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के तौर पे जो है 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहा गया कि हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में 1950 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। मीन्स हिंदी भाषा को जो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में जो है 1950 में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। आगे कहा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगर हमारे भारत की बात करते हैं दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। और देश के 70% लोग हिंदी बोलते व समझते हैं। और हमारे भारत देश के अगर 70% लोगों की बात करें तो वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही समझते हैं। ठीक है, कहा गया कि हिंदी भारत के कई राज्यों में बोली व समझी जाती है। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो भारत के कई राज्यों में ये बोली जाती है और समझी भी जाती है ना। हिंदी भाषा के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप किसी शब्द को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जिस प्रकार से बोलते हैं। कहा गया है कि हिंदी भाषा सबसे सरल भाषा होती है, जिस प्रकार से आप उसको बोल रहे हैं उस प्रकार से आप उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर कहा गया कि देश में हर 5 में से 1 व्यक्ति इंटरनेट को हिंदी में चलाना पसंद करता है। ठीक है, देश के ऐसे कुछ लोग भी जो है जो फोन वगैरह को हिंदी में चलाना पसंद करते हैं, इंग्लिश में नहीं। फिर कहा गया है कि हिंदी जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसका शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कहा गया कि हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और हिंदी की पहली कविता जो है वो प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखा था। किसने लिखा था, कवि अमीर खुसरो ने लिखा था। कहा जाता है कि हिंदी भाषा के इतिहास साहित्य की रचना ग्रासिनद तैसी फ्रांसीसी लेखक ने किया था। हिंदी भाषा की इतिहास साहित्य की रचना जो किसने किया था, ग्रासिंद तैसी फ्रांसीसी लेखक ने किया था। ये थोड़ा सा जो होता है ना एक्सटर्नल पार्ट इसका। ठीक है, तो एक्सटर्नल जानकारियां हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होंगी। फिर कहा गया कि हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हिंदी अखबार है जो जानबूझकर अन्य भाषा लाता है। ठीक है, मिस कहा गया हिंदी को जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, हिंदी का अखबार जो जानबूझकर क्या करता है, तो अन्य भाषाओं को ये लाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगवी आदि हिंदी की जो है ना प्रमुख बोलियां हैं। ये सब जो बोली है वो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, है ना। और फिर कहा गया कि नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नमस्ते जो है ना हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला क्या है, शब्द है। और कहा जाता है कि सन 2000 ईस्वी में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था, तभी से इंटरनेट पर जो है हिंदी छाप छोड़ी जाने लगी थी। फिर आगे है कि हिंदी भाषा के इतिहास जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदी भाषा का इतिहास जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। और हिंदी का पहला उपन्यास जो आया था वो परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। कोई पूछेगा हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो कौन सा है, परीक्षा गुरु है, जिसको किसने लिखा था, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। ठीक है, कहा जाता है कि गोपाल चंद्र का नहुस हिंदी का पहला मौलिक घटना है। गोपाल चंद्र का जो नहुस जो है वो हिंदी का पहला मौलिक घटना था। और हिंदी दुनिया में सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित होने वाली भाषा है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है ना दुनिया का एकमात्र ऐसा भाषा है जो सबसे तेजी से क्या हुआ है, फैला है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का प्रश्न हमारा है
पूर्वी हिंदी की विभाषाओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यही प्रश्न आपको अथवा में पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी की विभाषाओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। मिस कह सकते हैं कि दोनों प्रश्नों में आपको यही पूछा हुआ है कि आखिर बताइए कि पूर्वी हिंदी की क्या क्या विभाषाएं हैं और पश्चिमी हिंदी की क्या क्या विभाषाएं हैं तथा इन दोनों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, और बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको ये उत्तर बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आखिर पूर्वी हिंदी किसको कहते हैं और पश्चिमी हिंदी किसको कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं जानेंगे तो इसके विभाषाओं और इसके विशेषताओं को कैसे समझेंगे, है ना। तो कह रहा है कि पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के जिस क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो हिंदी बोला जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी हिंदी। मिस कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो भाषाएं, जो बोलियां बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी हिंदी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्वी हिंदी कहेंगे, है ना। अब देखिए बात यहां पे आती है पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी क्या कहेंगे, तो बिल्कुल सेम कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है, जो हिंदी भाषाएं बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी हिंदी कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी हिंदी। लेकिन ये दोनों को समझने के बाद यहाँ पे एक और वर्ड्स आया है जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था। क्या वर्ड है, विभाषाएं। क्या है, विभाषाएं, है ना। तो विभाषाएं का मतलब क्या होता है, तो अगर विभाषाएं की बात करें तो आपको समझना है कि विभाषा का मतलब होता है अलग भाषा या तो दूसरा भाषा। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के तहत जो भाषाएं आती है, जो बोलियां आती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभाषाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, विभाषाएं, है ना। बिल्कुल सेम यहाँ भी हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी के तहत जो बोलियां, जो भाषाएं आती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पूर्वी हिंदी की विभाषाएं कहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर पूर्वी हिंदी की क्या क्या विभाषाएं हैं और पश्चिमी हिंदी की क्या क्या विभाषाएं हैं। लेकिन उसके पहले आपको आंसर स्टार्ट करना है और लिखना है सबसे पहले परिचय। क्या लिखना है, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी भाषा का विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। क्या कह रहा है, हिंदी भाषा की अगर बात करें तो इसका विकास जो है ना, भारत ही नहीं विश्व के कई क्षेत्रों में इसका विकास जो है हुआ है। कह रहा है जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी की कई उपभाषाएं और बोलियां विकसित हुई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो हिंदी की कई उपभाषाएं मीन्स अलग अलग भाषाएं और बोलियां जो है विकसित हुई है। जहां आप जाओगे हर क्षेत्र में इसकी अलग अलग भाषाएं मिलती है। कह रहा इन्हें सामान्यतः पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इसे ही जो है ना पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के रूप में बांटा गया है। अब हम लोग जानेंगे पश्चिमी हिंदी की प्रमुख विभाषाएं। क्या जानेंगे, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख विभाषाएं कि आखिर पश्चिमी हिंदी की क्या क्या प्रमुख विभाषाएं होती है। तो लिखा गया कि पश्चिमी हिंदी की विभाषाएं हिंदी भाषा के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाएं हैं। क्या कह रहा है, पश्चिमी क्षेत्र की अगर विभाषाएं की बात करें तो कह रहा है ना कि यह जो है हिंदी भाषा के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाले उपभाषाएं हैं। मीन्स हिंदी भाषा के तहत जो उपभाषाएं बोली जाती है कहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्र में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पश्चिमी हिंदी विभाषाएं कहते हैं, है ना। कह रहा है कि यह क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ठीक है, और ये जो भाषा है वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को ये कवर करता है, जिसका विस्तृत रूप से वर्णन जो है ना इस प्रकार से किया गया है। तो पहला इसमें जो भाषा आता है वो है खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, अब देखिए ये जो खड़ी बोली है इसका क्षेत्र क्या क्या है, मीन्स ये कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो कह रहा है कि यह जो भाषा है या जो बोली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती है। कहाँ कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में ये भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली, है ना। अब देखिए अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं में कहा गया पहला कि खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी और उर्दू का आधार माना जाता है। खड़ी बोली को क्या माना गया है, तो आधुनिक हिंदी जो अभी का हिंदी है और उर्दू जो है उसका आधार माना गया है। फिर कह रहा है कि इसकी ध्वनि सरल और स्पष्ट है। इसकी जो ध्वनि होती है, इसका जो स्वर निकलता है वो क्या होता है, बिल्कुल आसान है, इसको बोलना आसान है और इसको पढ़ना भी क्या है, आसान है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह जो है वर्तमान हिंदी गाद्य साहित्य और औपचारिक हिंदी का मुख्य रूप है।
क्या कह रहा है कि यह जो है वर्तमान में जो अभी स्टोरी लिखा जाता है वो खड़ी बोली में लिखा जाता है ना। और ये औपचारिक हिंदी का मुख्य रूप होता है, खड़ी बोली। फिर कह रहा है कि व्याकरण में संज्ञा, क्रिया और विशेषण का स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होता है कि जब हम लोग शब्द बनाते हैं ना, जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो संज्ञा का अलग, क्रिया का अलग और विशेषण का अलग अलग विभाजन होता है। तो ये जो है उसकी विशेषताएं थी किसकी, खड़ी बोली की। अब दूसरा यहां पे आ रहा है ब्रज भाषा। क्या आ रहा है, ब्रज भाषा। कह रहा है कि यह जो भाषा है, ब्रज भाषा जो है उसका क्षेत्र क्या क्या है, उसका क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, आगरा, मतलब देखिए मथुरा था, वृंदावन था और आगरा था, है ना। इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है ना ब्रज भाषा बोली जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो कहा गया है कि इसे कृष्ण भक्ति की भाषा कहा गया। किसको, ब्रज भाषा का जो है ना कृष्ण भक्ति की भाषा कहा गया है। इसकी लयबद्धता और काव्यात्मकता इसे साहित्य में प्रमुख बनाती है। ठीक है, इसका जो लय होता है ना इसको साहित्य में क्या बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। आगे कह रहा है संधि और समास का प्रयोग अधिक होता है। इन सेंटेंसों में संधि और समास का प्रयोग जो है ना अत्यधिक होता है। फिर कह रहा है कि प्रेम और भक्ति रस का प्रधानता पाई गई है। ठीक है, ये जो ब्रज भाषा है उसमें से प्रेम और भक्ति रस का भावना जो है ना अधिक पाया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि ये कौन सी भाषा है, कृष्ण भक्ति की भाषा है। तो यहां तक हम लोगों ने ब्रज भाषा के बारे में भी समझ गया। अब तीसरी भाषा जो हमारी आती है, तीसरी बोली जो आती है वो कन्नौजी है। क्या है, कन्नौजी। अब कन्नौजी क्या है, तो कहा गया कि इसका क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो कानपुर है, फर्रुखाबाद है और कन्नौज। कानपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज। ठीक है, ये सब के क्षेत्रों में जो है ना कन्नौजी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो कहा गया है कि इसमें खड़ी बोली और अवधि का मिश्रण होता है। कौन सा में, तो कन्नौजी भाषा में जो है ना खड़ी बोली और अवधि बोली का क्या होता है, मिश्रण होता है। कह रहा है कि ग्रामीण और साधारण बोलचाल में इसका अधिक उपयोग होता है। और लोग क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, बोलचाल में जो है ना इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस बातचीत करने में इसका प्रयोग अधिक करते हैं। कह रहा है ध्यानात्मक में सरल और व्याकरण में लचीलापन। ठीक है, हम इस कह सकते हैं इसको ध्यान अगर करें हम लोग तो ध्यान करने के लिए जो है ना ये सरल है ना, और व्याकरण के दृष्टिकोण से ये क्या है, लचीला मीन्स आसान है। अब इसकी चौथी भाषाएं आती है जो है बुंदेली। क्या है, बुंदेली। इसका क्षेत्र की अगर बात करें तो कहा गया है कि इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, बुंदेलखंड है। क्या है, बुंदेलखंड। मीन्स कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो है ना इसमें शामिल हैं। अब यहां पर कहा गया है इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो कहा गया है कि यह जो है वीर गाथाओं और लोक कथाओं की प्रमुख भाषा है। क्या, तो बुंदेली जो है वो वीर गाथाओं मीन्स वीरों की गाथा, वीरों की कहानियों और लोक कथाओं की प्रमुख भाषा है। ये कह रहा है इसमें ठेठ ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, इसमें ठेठिया भाषा जो आप लोग जानते होंगे, ठेठिया भाषा का प्रयोग जो है ज्यादा होता है। कह रहा है कि ध्वनि संरचना कठोर और स्पष्ट होती है। ठीक है, इसका जो ध्वनि संरचना होता है वो क्या होता है, कठोर होता है लेकिन स्पष्ट होता है, सुननाई बढ़िया देता है ना। फिर पांचवा इसका जो भाग है, भाषा है, वो है हरियाणवी। क्या है, हरियाणवी। कह रहा है कि इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। कौन सा, हरियाणवी। कह रहा है इसकी विशेषताएं की अगर बात करें तो बताया गया है कि इसमें खड़ी बोली और राजस्थानी का प्रभाव दिखता है। इसमें खड़ी बोली और राजस्थानी भी मिला हुआ है। आगे कहा गया कि इसका व्याकरण साधारण होता है। इसका जो व्याकरण होता है वो कैसा होता है, साधारण होता है और शब्दों में स्पष्टता की बजाय लयबद्धता होती है। ठीक है, और शब्द जो है स्पष्ट नहीं होते, आसान नहीं होते, वो लयबद्ध तरीके से लिखे हुए होते हैं। कह रहा लोकगीतों और कहानियों की भाषा के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, और यह जो है ना लोकगीतों में और कहानियों की भाषा के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा, हरियाणवी भाषा, है ना। अब यहां तक हम लोगों ने पश्चिमी हिंदी की विभाषाओं के बारे में कंप्लीटली जानकारी प्राप्त कर लिया और उसकी विशेषताओं के बारे में भी जान लिया। लेकिन अब हमारा प्रश्न उठता है कि पूर्वी हिंदी की विभाषाओं के बारे में बताइए। तो यहां पर लिखा हुआ पूर्वी हिंदी की विभाषाएं। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की विभाषाएं हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्या कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की जो विभाषाएं हैं वो हिंदी भाषा की क्या है, एक महत्वपूर्ण शाखा है, एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्षेत्रीय भाषाएं हैं
जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। या क्या कह रहा है, यह क्षेत्रीय भाषा है जो कहाँ बोला जाता है, तो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, कहाँ पे, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बोला जाता है। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी विभाषाओं में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली प्रमुख है। पूर्वी हिंदी विभाषाओं की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा प्रमुख भाषा है, तो अवधी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और बघेली भाषा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले यहां पे कहा गया है अवधी, क्या कहा गया, अवधी। अब इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो कह रहा है यह जो है ना उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, इसमें जो है अवधी भाषा बोली जाती है। कैसी, अवधी भाषा बोली जाती है। उसके साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो है ना अवधी भाषा बोली जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो कह रहा है कि अवधी की साहित्य परंपरा बहुत समृद्ध है। अवधी भाषा की जो साहित्य परंपरा है ये बहुत समृद्ध है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना जो है तुलसीदास ने इसी भाषा में किया। क्या कह रहा है कि तुलसीदास ने जो है ना इसी भाषा में क्या किया, रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों का रचना किया था। कह रहा है इसमें सरल और मीठा शब्द का विन्यास पाया जाता है। किसमें, तो अवधी भाषा में जो है ना कैसा, सरल और मीठा शब्द विन्यास पाया जाता है। कह रहा है ध्वनियों में रा का उच्चारण जो है ला की तरह होता है। ये जो ध्वनि है, ये जो भाषा है, उसमें रा का जो उच्चारण होता है वो ला की तरह होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया रचना, क्या कहा गया, रचना, ठीक है। तो यहाँ पर रा है लेकिन इसको रचना नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लचना। किसमें, अवधी भाषा में, है ना। अब कह रहा है कि यह जो है व्याकरण में सरलता, जैसे मैं जाता हूं को हम जईत हैं, ठीक है। कह रहा है ना व्याकरण में सरलता मीन्स आसानी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं जाता हूं, क्या कहता है, मैं जाता हूं, ठीक है। तो इसको जो है अवधी भाषा में कैसे बोलते हैं, हम जाइत हैं, हम जाइत हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो इसका विभाषा है वो है छत्तीसगढ़ी। क्या है, तो छत्तीसगढ़ी कह रहा है कि इसका जो क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो कहा गया कि छत्तीसगढ़ी बोलचाल की भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा है, जिसमें से लोकगीत, कथा और नृत्य का भी समृद्ध प्रभाव है ना। आगे कह रहा है कि इसमें बोलने की गति धीमी और लयबद्ध होती है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें तो इसमें बोलने की जो गति होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है और लयबद्ध तरीके से होती है। कह रहा है इसमें जो है ना शब्दों में ला प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। किसका, ला प्रत्यय का प्रयोग जो है ना अधिक होता है। जैसे कि तुम्हारा घर को क्या कहते हैं, तोर घर ला, ठीक है। तुम्हारा घर को क्या कहा जाता है, तोर घर ला, ठीक है। किसमें, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना। फिर कह रहा है कि शब्दों और ध्वनियों में स्थानीय प्रभाव, जैसे कि का को गा कहना, है ना। यहाँ पे कहा गया ना कि स्थानीय प्रभाव इसमें ज्यादा पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे का आता है, का को जो है ना ये भाषा में क्या कहा जाता है, गा कहा जाता है। और का हो को जो है वो क्या कहा जाएगा, गा हो। क्या कहा जाएगा, गा हो। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बोलते हैं का हो, का हालचाल, ठीक है। तो वैसे ही लोग क्या कहेगा, गा हो क्या हालचाल, है ना। का हो नहीं, गा हो, ठीक है। आगे तीसरा जो है यहाँ पे है बघेली। क्या है, बघेली। कह रहा है इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो यह जो है ना मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और सीधी जिलों में बोली जाती है। कौन सा, बघेली भाषा जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा में, सतना में और सीधी जिलों में बोली जाती है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो कहा गया कि बघेली में लोकगीतों और कथाओं का समृद्ध भंडार है। कहाँ पे, बघेली में जो है ना लोकगीत लोगों का जो गीत होता है ना, और कथाओं में इस कहानियों का भंडार है इसमें, ठीक है। कह रहा है इसमें स्वराघात का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। इसमें स्वर मतलब समझते हैं, बोलने वाला, गीत गाने वाला जो स्वर होता है उसमें अत्यधिक प्रयोग होता है, जिससे भाषा जो है ना वो क्या बनता है, प्रभावशाली लगती है, ठीक है। भाषा जो और सटीक लगता है ना। कह रहा है हा ध्वनि का प्रयोग प्रमुख है। इसमें से जो है ना हा ध्वनि का प्रयोग क्या होता है, प्रमुख होता है। जैसे कहाँ जा रहे हो का क्या हो जाएगा, कहाँ हाँ जात हो,
देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ अगर बात करें ये भाषा का, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो को वो लोग क्या कहेगा, तो कहाँ जात हो, ऐसे कहता वो लोग। ठीक है, कह रहा है कि भाषा में सहजता और सरलता होती है। ये भाषा जो है सहज होता है और सरल होता है। सरल किसके लिए होता है, जो वहाँ का स्थानीय लोग है ना। फिर यहाँ पे आता है इसका निष्कर्ष की बारी। किसकी, इसके निष्कर्ष की बारी। तो निष्कर्ष में आपको वही लिखना है जो ऊपर में आप पढ़े हैं, है ना, उसको मिला जुला करके आपको इसमें से लिख देना है। तो देखिए लिखेंगे इस प्रकार से कि पूर्वी और पश्चिमी हिंदी दोनों हिंदी का विकास में योगदान करती है। क्या कह रहा है, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी दोनों जो है ना हिंदी के विकास में क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके आगे भी कुछ कहा गया है, लेकिन इसके बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जीई पेपर हिंदी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग जीई हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द इसके वीवीआई क्वेश्चन को बना दूं। ठीक है, आगे कहा गया कि जहां पूर्वी हिंदी ने लोक साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया, वहीं पश्चिमी हिंदी ने क्या किया, आधुनिक साहित्य को आधार प्रदान किया। क्या कह रहा है कि पूर्वी हिंदी ने क्या किया, तो लोक साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखा, उसको फेमस किया। वहीं पे पश्चिमी हिंदी ने क्या किया, तो आधुनिक साहित्य को क्या किया, आधार दिया, बेस प्रदान किया, है ना। कह रहा दोनों ही विभाषाएं हिंदी के व्यापक और समृद्ध स्वरूप को दर्शाती है। ठीक है, और ये दोनों जो विभाषाएं हैं वो हिंदी के व्यापक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र और समृद्ध स्वरूप को जो है ना वो दर्शाती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास पर प्रभाव डाले या तो प्रकाश डाले। क्वेश्चन क्या है, हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास, मीन्स हिंदी कहानी जो है उसका विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता से पहले, भारत की आज़ादी से पहले जो है हिंदी कहानी का विकास और उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग को लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट करना भूमिका से। कहाँ से, भूमिका से स्टार्ट करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेजर 5 हिंदी का तैयारी कर रहे हो, तो इसका फुल्ली तैयारी आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ क्वेश्चन करवाया भी गया है, जो वहां से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी कहानी में भारत की आज़ादी से पहले किए गए उन्नति और विकास को ही हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास कहते हैं। मिस कहा गया है कि हिंदी कहानी में, इसमें हिंदी कहानी में भारत की आज़ादी से पहले जो विकास हुआ और जो उन्नति हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास कहते हैं। ठीक है, आप ये चीज समझ गए होंगे कि हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास किसको कहते हैं, है ना। देखिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता पूर्व की कहानी का उद्भव और विकास ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मीन्स कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता पूर्व की जो कहानी है, इसका उद्भव और विकास ने जो है ना क्या किया, भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब कहोगे कि आखिर कैसे भारतीय कहानी ने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो देखिए हुआ क्या था कि जब हमारे भारत आज़ादी के राह पे चल रहा था ना, उसमें कई कवियों ने, कई लेखकों ने जो है ना अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से जो है ना हमारे स्थितियों के बारे में बताया। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में बताया कि अंग्रेज कैसे हम पे दबाव डाल रहे हैं, कैसे हम पे अत्याचार कर रहे हैं, जिससे वे बातें जो है ना सारे लोगों के बीच में पता चला। ठीक है, लोग जो है एकजुट हुए और एकजुट होकर के लोगों ने क्या किया, उन लोगों के खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी कहानी ने भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। ठीक है, देखिए लिखना आगे कि स्वतंत्रता पूर्व कहानियों ने अपनी कहानी की रचना के माध्यम से भारतीय आम जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा उनके हर एक समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्व में, आज़ादी से पहले जो आम जनता थी, भारत की आम जनता थी, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में तथा उनके हर एक समस्याओं के बारे में जो है ना उजागर किया था अपने कहानियों के माध्यम से। ठीक है, यह आपको भूमिका में लिख देना है।
आगे आपको इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास। आपको टॉपिक बनाना है, लिखना है कि हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास भारतीय साहित्यिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। मीन्स हिंदी कहानी का जो स्वतंत्रता पूर्व का, आजादी से पहले का जो उद्भव और विकास जो है ना, वो भारतीय साहित्यिक परंपरा का क्या है, एक महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। क्या है, महत्वपूर्ण और समृद्ध धारा है। क्या कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी ने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवर्तन को दर्शाया। स्वतंत्रता पूर्व का जो हिंदी कहानी है उसने क्या किया, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवर्तन को दर्शाया है। ठीक है, और भारतीय समाज की जटिलताओं को व्यक्त किया, और भारतीय समाज में जो जटिलता है, ठीक है, उसको क्या किया, व्यक्त किया। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व का उद्भव और विकास का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से। हिंदी कहानी का स्वतंत्रता पूर्व में, आजादी के पहले का जो उद्भव और विकास का जो विस्तृत वर्णन है ना, वो निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या बात है यहाँ पे। देखिए कहा जाता है कि हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर हिंदी कहानी का प्रारंभ जो है ना, वो कैसे हुआ। ठीक है, फिर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी रही, ये भी तो मन में सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि इन विषयों को लेकर के जो है ना, विद्वानों में, कई विद्वानों के बीच में जो है ना, लंबे समय तक क्या चलता रहा, विवाद में लड़ाई झगड़ा चलता रहा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रारंभिक दौर शुरू होता है कहां से, भारतेंदु युग से। कहां से, भारतेंदु युग से। जो युग चला था 1850 से लेकर के 1885, कब, 1850 से 1885 युग तक। ठीक है, उसको युग को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक दौर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक दौर जो है ना, वो किसके नेतृत्व में हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने हिंदी गादी को स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, हिंदी गादी को स्थापित किया और समाज सुधार की दिशा में साहित्य को प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया, समाज सुधार के दिशा में जो है ना, साहित्य को प्रेरित किया था। ठीक है, कहा जाता है कि उनकी कहानियों में सामाजिक जागरूकता और सुधार के मुद्दे प्रमुख थे। वो जो कहानी लिखते थे उसमें क्या होता था, सामाजिक जागरूकता, में समाज को जागरूक करने का, ठीक है, और उसमें सुधार लाने का मुद्दा जो है ना, वो प्रमुख होता था। किनके युग में, भारतेंदु युग में। ठीक है, इसी में जो है आता है द्विवेदी युग। क्या आता है, द्विवेदी युग। ठीक है, जिसका युग था 1885 से लेकर के 1918। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में हिंदी साहित्य में एक नई दिशा मिली। हुआ क्या कि जब द्विवेदी युग चल रहा था ना, उस समय हिंदी कहानी को जो है क्या मिला, एक नया दिशा मिला। क्या मिला, एक नया दिशा मिला था। और यह जो काल है वो अधिकतर नैतिक और आदर्शवादी कहानियों का था। यह जो काल है वो कैसा था, नैतिक और आदर्शवादी था। ठीक है, इस दौर की कहानियां सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उजागर करती थी। ये जो दौर का जो था, द्विवेदी युग का जो कहानी था ना, वो क्या करता था, हमारे समाज और नैतिक मूल्यों को उजागर करता था कि हमारा कर्तव्य क्या होता है उसके बारे में बताया करता था। ठीक है, कौन सा युग में, द्विवेदी युग में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है, उसके बाद आता है प्रेमचंद्र का युग। कौन सा, प्रेमचंद का युग, जो कब से कब तक चला था, 1918 से लेकर के 1936 तक। कब, 1918 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि प्रेमचंद को हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। प्रेमचंद को जो दोस्तों क्या कहा जाता है, हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। उनकी कहानियां ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याओं और समाज के निम्न वर्ग के 2x4 संघर्ष पर केंद्रित थी। कहने का अर्थ यह है कि उनकी जितनी भी कहानियां हैं ना, उनकी जितने भी कहानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण जीवन, ग्रामों के जीवन, गांवों का जीवन कैसा था, किसानों की समस्याएं, समाज के निम्न वर्गों के संघर्ष के बारे में, उसके साथ साथ उनकी प्रमुख कृतियां गोदान हो गया, गबन हो गया, जीर हो गया, कफन हो गया, ये सब कहानी जो है ना, उन्होंने क्या किया, ये सब कहानी के माध्यम से हमारे आम जनताओं को एक नया युग में प्रदान किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में रहने वाले ग्रामीण जीवन के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में और समाज में होने वाले संघर्षों के बारे में जो है ना, हम लोगों को जागरूक करवाया था। किसने, प्रेमचंद्र ने। इसलिए प्रेमचंद को जो है हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा आता है आपका स्वतंत्रता संग्राम और प्रगतिशील आंदोलन। क्या आता है, स्वतंत्रता संग्राम और प्रगतिशील आंदोलन, जो 1936 से लेकर के 1947 तक चला था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इस दौर में हिंदी कहानियों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता संग्राम और समाजवाद की झलक दिखाई दी। इस दौर में क्या हुआ था, हिंदी कहानी में जो है ना, राष्ट्रीयता, में राष्ट्र के प्रति एकता दिखाई दिया था।
स्वतंत्रता संग्राम और समाजवादी की झलक दिखाई दी था। कौन सा युग में? स्वतंत्रता संग्राम और प्रगतिशील आंदोलन में। ठीक है, कहा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद लेखकों ने समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, हुआ क्या कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद लेखकों ने, मिस हिंदी कहानी के लेखक ने क्या किया? समाज को सुधारने का और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में इस भारत को आज़ादी दिलाने के मुद्दे पर जो है ना अधिक ध्यान केंद्रित किया था। किसने? यहाँ के लेखकों ने। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है स्वतंत्रता पूर्व का विकास। स्वतंत्रता पूर्व का विकास में क्या हुआ? ठीक है, देखिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी का विकास समाज, राजनीति और संस्कृति के बदलते संदर्भों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी का विकास जो है ना समाज और राजनीति और संस्कृति के बदलते संदर्भ के साथ जो है ना गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें ना केवल साहित्यिक विकास को प्रेरित किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के विचारों और आदर्शों को भी प्रोत्साहित किया। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि इसने जो है हमारे जीवन को ही नहीं बदला, उसके साथ साथ भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कहा जाता है हिंदी कहानी ने भारतीय समाज के हर पहलू को छूने का प्रयास किया। मीन्स हिंदी कहानी ने क्या किया? भारत के हर एक समाज को के हर एक पहलू को जो है ना ये छूने का प्रयास किया था और इसको जो है ना समृद्ध और सशक्त बनाया था। किसको? हमारे भारत को जो है समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य किया था। किसने? हिंदी कहानी ने। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट आपका आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखना? निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखना आपको दोस्तों कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भारतीय समाज के सामाजिक और साहित्यिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मीन्स हमारा जो आज़ादी के पहले का जो कहानी का उद्भव और विकास जो है वो भारतीय समाज के सामाजिक और साहित्यिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है, अंदर तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस काल की कहानियों ने समाज की समस्याओं के बारे में दिखाया। ठीक है, पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई के बारे में बताया, साहित्यिक प्रयोगों के प्रस्तुत किया। मीन्स ये सब सारे चीज़ों के बारे में बताया। जैसे मान लीजिए हमारे समाज में क्या बुराई है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, उसके हर चीज़ों के बारे में जो है दर्शाया गया हिंदी कहानी के माध्यम से, जिसने हिंदी कहानी को एक समृद्ध और महत्वपूर्ण साहित्यिक विद्या बना दिया। जिसने क्या किया? हिंदी कहानी को एक समृद्ध और महत्वपूर्ण साहित्यिक विद्या बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का प्रश्न हमारा होने वाला है उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। प्रश्न क्या है? उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। मैं सीधा कहिएगा कि प्रेमचंद कौन है उसके बारे में आपको बताना है, इसका साहित्यिक परिचय देना है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए प्रेमचंद जी का, किसका? प्रेमचंद जी का, तो ये जो है ना हिंदी और उर्दू साहित्य के महान उपन्यासकार थे। कौन? प्रेमचंद जो है ना हिंदी और उर्दू साहित्य के महान उपन्यासकार थे। तो लिखेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले लिखेंगे परिचय, और परिचय में लिखेंगे दोस्तों कि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के एक महान उपन्यासकार और कहानीकार थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। कोई पूछेगा कि प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेमचंद को जो है ना उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। कह रहा है उनका वास्तविक नाम जो है ना धनपत राव श्रीवास्तव था। किसका? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राव श्रीवास्तव था, लेकिन वे साहित्य जगत में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? तो प्रेमचंद जो है ना साहित्य जगत में प्रेमचंद के नाम से कहलाए। इनका वास्तविक नाम, इस बड़ा वाला जो नाम था वो क्या था? धनपत राव श्रीवास्तव। कह रहा है कि उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। किनका? तो प्रेमचंद का जन्म जो है ना 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। आगे कह रहा है कि उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसको? तो प्रेमचंद्र को जो है ना आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां तक आपको परिचय में लिख देना है। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है कि प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय दीजिए। क्या दीजिए? प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय दीजिए। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जीई हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय का, तो लिखा गया कि प्रेमचंद्र का साहित्यिक समाज की सच्चाई तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद्र का साहित्य जो है ना वो क्या करता है? तो समाज की सच्चाई को दर्शाता है कि समाज में आखिर क्या क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, हर चीजों के बारे में बताता है। कह रहा उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज की समस्याओं,
उसने जो है ना अपनी रचनाओं में भारतीय समाज की समस्याओं के बारे में, गरीबों की दयनीय स्थिति के बारे में, किसानों की कठिनाइयों के बारे में, महिलाओं की दुर्दशा के बारे में और सामाजिक असमानता, समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है, इसके बारे में चित्रण किया है। किन्होंने? तो प्रेमचंद्र जी ने। कोई पूछेगा कि प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में किन की चीजों का चर्चा किया है, तो हमारे भारतीय समाज में फैले हुए समस्याओं के बारे में, गरीबों के बारे में, किसानों की कठिनाइयों के बारे में, महिलाओं की स्थितियों के बारे में और सामाजिक समानताएं, असमानताएं जो है उसके बारे में क्या किया है, बताया है और चित्रित किया है, लिखा है उसमें। ठीक है, कह रहे उनके उपन्यासों और कहानियों में न केवल मनोरंजन होता है बल्कि समाज सुधार का संदेश भी छिपा रहता है। क्या कह रहा है? उनका जो उपन्यास है और जो कहानी है उसमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता है बल्कि समाज को सुधारने का संदेश भी छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर बताया जाएगा गरीबों की स्थितियों के बारे में, ठीक है, समाज की समस्याओं के बारे में, महिलाओं की दुर्दशा के बारे में, तो आप उसको सुधारने का प्रयास करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ, इसलिए वह कहा गया कि उनकी जो कहानी है सिर्फ मनोरंजन प्रदान नहीं करता है बल्कि समाज को सुधारने का एक संदेश भी देता है। तो देखिए, अगर बात करते हैं उनके साहित्यों की विशेषताओं का, आखिर उनका साहित्य जो है वो किस किस चीज पे आधारित है, तो पहला अथार्थवाद। क्या है? अथार्थवाद। कहने का अर्थ यह है कि प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास में समाज के वास्तविक स्वरूप को चित्रित किया। कौन? प्रेमचंद्र ने क्या किया? अपने उपन्यास में, अपने किताब में, अपने साहित्य में जो है ना समाज के वास्तविक स्वरूप को चित्रित किया। समाज का जो वास्तविक स्वरूप है, समाज में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, हर चीजों के बारे में बताया है। ठीक है, वही कह रहा है कि वे शोषण, गरीब और अन्याय के प्रति सजग रहे थे और इसे अपने पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। ठीक है, मैं इस कह सकते हैं कि वे जो है ना अपने साहित्य में गरीबी के बारे में, शोषण के बारे में, अत्याचार के बारे में, अन्याय के बारे में जो है ना वो बातें किया करते थे। दूसरा उनका विशेषता है समाज सुधार। मीन्स उनका जो साहित्य था वो समाज सुधार पर आधारित था। कह रहा है उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसा कि दहेज प्रथा, जातिवाद, अशिक्षा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। किसने? प्रेमचंद्र ने। ठीक है, यहां तक लिख लिए। उसके बाद देखिए, तीसरा उनका विशेषता है सामाजिक चेतना। क्या है? सामाजिक चेतना। कह रहा है कि प्रेमचंद्र का साहित्य समाज को जागरूक करने वाला था। प्रेमचंद्र का जो साहित्य था वो समाज को क्या करता था? जागरूक करने वाला था। उन्होंने अपने लेखन से पाठकों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ विकसित किया। उसने क्या किया? अपने लेखक के माध्यम से पाठकों में जो पढ़ने वाला है उसमें से सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ को विकसित किया कि आप समझिए कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। फिर चौथा कह रहा है कि कृषि और किसान जीवन के बारे में, मीन्स उनके साहित्य में जो है ना किसानों के बारे में भी बताया गया था। कह रहा है उनके साहित्य में किसानों के संघर्ष और उनके जीवन की कठिनाइयों का मार्मिक चित्रण मिलता है। ठीक है, उनके साहित्य में जो है ना किसानों के संघर्ष के बारे में और उनके समस्याओं के बारे में क्या किया गया? चित्रण किया गया, मीन्स कह सकते हैं इसका वर्णन किया गया है। फिर पांचवा है उनका जो साहित्य है वो सहज होता था और सरल भाषा होता था। मीन्स कह सकते हैं उनका जो साहित्य है वो सरल भाषा में, आसान भाषा में लिखा हुआ होता था। कह रहा है कि प्रेमचंद्र की भाषा साधारण और सहज है। वे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे। कौन? प्रेमचंद्र, जो आम जनता तक उनकी बात पहुंचाती है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका भाषा आसान रहेगा ना तो लोग क्या करेंगे? उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे भी, है ना। मान लीजिए ये गांव है, ये गांव में सारे लोग जो है हिंदी जानते हैं और आप इंग्लिश का पेपर छाप दीजिएगा तो क्या कोई जानेगा? नहीं जानेगा। इसलिए प्रेमचंद क्या करते थे? वही भाषा में लिखते थे जो भाषा वहां का स्थानीय होता था। फिर कह रहा है पांचवा इसका विशेषता है पात्रों का यथार्थ चित्रण। मीन्स प्रेमचंद्र के पात्र जो है ना साधारण जीवन के लोग होते थे। मीन्स प्रेमचंद्र के जो कैरेक्टर्स होते थे, हीरो हीरोइन जो होते थे, वो साधारण पात्र के होते थे, जैसा कि किसान, मजदूर, औरतें, व्यापारी, शिक्षक आदि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग जो है इसमें से मिलते थे। ठीक है, तो ये जो है उसके विशेषताएं हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि उनके कौन से प्रमुख उपन्यास हैं। किनके? प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो पहला उनका जो प्रमुख उपन्यास है वो है गोदान। कौन सा है? गोदान, जो कब आया था? 1936 में। कब आया था? 1936 में। कह रहा है कि यह जो है ना प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है।
यह प्रेमचंद्र का सबसे अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें भारतीय किसान के जीवन की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण है। इसमें जो है ना भारतीय किसान के जीवन के बारे में बताया गया, उनके दुर्दशा के बारे में बताया गया है। कह रहा होरी और धनिया जैसे पात्र भारतीय समाज के यथार्थ को सामने रखते हैं, ठीक है। और उनके साहित्य में मिस गोदान में जो है ना होरी और धनिया का कैरेक्टराइज किया गया है और उसमें से उन्होंने किसान के जीवन और किसान के दुर्दशाओं के बारे में चित्रण किया है। तो दूसरा उनका जो उपन्यास था वो था गबन। क्या था? गबन, जो 1931 में आया था। कह रहा है कि यह उपन्यास मध्यवर्गीय जीवन और नैतिक पतन की कहानी है। इसमें समाज में धन की बढ़ती महत्व को दिखाया गया है। क्या कह रहा है? इसमें जो है ना समाज में धन की बढ़ती महत्व, मीन्स धन जो है सबसे बड़ा है, बाप बड़ा ना भाई यार, सबसे बड़ा रुपया। तो वही कह रहा है कि इसमें जो है ना समाज में धन की बढ़ते हुए महत्व को दिखाया गया है। फिर तीसरा उनका जो उपन्यास था वो था निर्मला। क्या था? निर्मला, जो 1925 में आया था। कह रहा है कि यह एक विधवा महिला की सामाजिक समस्याओं और घरेलू जीवन की कठिनाइयों पर आधारित है, ठीक है। यह जो उपन्यास है वो किसके बारे में? तो एक विधवा महिला के बारे में है, जो बताता है कि उनकी क्या क्या सामाजिक समस्याएं होती है, उनको किस प्रकार के समाज में समस्याएं झेलने को मिलती है, घरेलू समस्या क्या होती है, घरेलू जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है, हर चीजों के बारे में प्रेमचंद्र ने चित्रण किया है, मीन्स वर्णन किया है, ठीक है। चौथा है सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कह रहा है कि इसमें महिलाओं की स्थिति, दहेज प्रथा, सामाजिक सुधारों की आवश्यकताओं को दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? तो महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है, दहेज प्रथा के बारे में बताया गया है, ठीक है, और सामाजिक सुधारों की आवश्यकताओं को दर्शाया गया है कि समाज में क्या क्या सुधार होना चाहिए। ये हर चीजों के बारे में प्रेमचंद्र ने दिखाया है। हम इस कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र जो है ना अपने साहित्य के माध्यम से हमारे समाज में जुड़ी समस्याओं को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फिर पांचवा उनका जो उपन्यास है वो है कर्मभूमि। क्या है? कर्मभूमि, जो 1932 में आया था। कह रहा है कि यह उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह जो उपन्यास है किस पे आधारित है? तो स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है, ठीक है। तो ये जो है वो 5 उनके उपन्यास थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि कहानियों में योगदान, कि प्रेमचंद्र जी का कहानियों में क्या योगदान रहा था। तो कह रहा है कि प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी। प्रेमचंद्र ने कितना लिखा? तो 300 कहानियां लिखा, जो मानसरोवर संग्रह के 8 भागों में प्रकाशित हुआ। जो कहां प्रकाशित हुआ? तो मानसरोवर संग्रह के 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में प्रकाशित हुआ, मीन्स छपा। कह रहा उनकी कहानियां जैसे पूस की रात, ईदगाह, कफन आज भी लोकप्रिय है। उनके जो कहानियां हैं जैसे कि पूस की रात हो गया, ईदगाह हो गया, कफन हो गया, ये वो आज भी जो है ना फेमस है, लोकप्रिय है। तो यहां तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि प्रेमचंद्र एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रेमचंद्र ने एक ऐसे साहित्यकार थे, मैं कह सकता है कि प्रेमचंद्र एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज को समझने और उसे सुधारने का प्रयास किया। वही कहा गया कि प्रेमचंद्र एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से भारतीय लोगों को दिखाया कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं और उसको सुधारने का भी प्रयास किया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रश्न हमारा होने वाला है, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न क्या है कि नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करिए, कि बताइए कि आखिर किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद एक नाटककार है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए जयशंकर प्रसाद का, इसका जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो ये जो है ना हिंदी नाटक के बैकबोन के समान है। इसके हिंदी नाटक के बैकबोन मतलब जानते हैं, रीढ़ की हड्डी के समान है। बिना इनके हिंदी नाटक का विकास संभव नहीं था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जयशंकर प्रसाद कौन है, क्योंकि बिना जयशंकर प्रसाद को जाने हुए इसके जीवन परिचय के बारे में जानना कठिन होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनके परिचय को। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ना वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहां पे? वाराणसी में हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
कह रहा वे एक संपन्न एवं सुखी परिवार से थे। वे मतलब कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक संपन्न एवं सुखी परिवार से थे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं था। कह रहा उनका झुकाव बचपन से ही साहित्य और कला की ओर था। मीन्स वो हमेशा से किसमें इंटरेस्टेड रहे? तो साहित्य और कला में जो है ना हमेशा वो इंटरेस्टेड रहे थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक सभी विद्याओं में रचना किया है, लेकिन उनके नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। क्या कह रहा है? कि उन्होंने मीन्स जयशंकर प्रसाद ने सभी में कार्य किया है। जैसे कविता भी उन्होंने लिखा है, कहानी भी उन्होंने लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, लेकिन इन चारों में से सबसे फेमस जो हुआ वो क्या हुआ? नाटक हुआ। मीन्स उनका नाटक जो है वो प्रसिद्ध हुआ, और ये तीनों जो है वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसके परिचय को लिख देंगे। अब देखिए कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान लेखक, कवि और नाटककार थे। क्या कहा गया है? कि जयशंकर प्रसाद है जो है ना वो हिंदी साहित्य के महान लेखक थे, कवि थे और नाटककार भी थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो कहना है आपको कि उन्हें जो है ना आधुनिक हिंदी के या तो आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि नाटककार के रूप में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की झलक मिलती है। क्या कह रहा है? कि नाटककार के रूप में उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उनके नाटकों में जो है ना हम लोगों को भारत की संस्कृति दिखती है, भारत का इतिहास पता चलता है, और भारत का समाज कैसा है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। कह रहा उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता को दिखाते हुए देशभक्ति, मानवीय मूल्यों और नारी के सम्मान को प्रमुखता दिया। क्या कह रहा है? उन्होंने अपने नाटक के जरिए भारत के संस्कृति को दिखाया कि किस प्रकार से हमारा भारतीय संस्कृति महान है। उसके साथ साथ इन्होंने देशभक्ति का भी प्रतीक दिखाया और मानवीय मूल्यों के साथ साथ नारी का भी सम्मान किया। किन्होंने? तो जयशंकर प्रसाद ने। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय में लिखेंगे और परिचय को समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे बातें आती है कि उनके नाट्य कला की विशेषताएं, कि उनका जो नाटक कला था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषताएं है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मीन्स उनका जो पृष्ठभूमि रहा है, उन्होंने जो नाटक रचा है, ठीक है, वो इतिहास पे भी रचा है। वही कह रहा है कि उनका अधिकांश नाटक जो है भारतीय इतिहास पर आधारित है। उनका अधिकांश नाटक जो है मीन्स अधिक नाटक जो है वो किस पे आधारित है? भारत के इतिहास पर आधारित है। वे ऐतिहासिक घटनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। वे क्या करते हैं? हमारे इतिहास को जो है ना रचनात्मक रूप से मीन्स कह सकते हैं नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा इनका विशेषता है कि वे देशभक्ति और आदर्शवाद जो है ना दिखाते हैं। किसके जरिए? तो अपने नाटक के जरिए। कह रहा है उनके नाटकों में देशभक्ति और मानवता के आदर्श को बल मिलता है। क्या कह रहा है? उनके नाटकों से जो है ना लोगों को देशभक्ति और मानवता का प्रतीक मिलता है। फिर तीसरा इनका विशेषता था नारी चरित्र। क्या? नारी चरित्र मीन्स ये अपने नाटकों में जो है ना सशक्त, स्वाभिमानी और समाज का आदर्श के रूप में दिखाए हैं। कौन? तो जयशंकर प्रसाद कहा गया कि उनके नाटकों में नारियों को जो है वो सशक्त मीन्स मजबूती दिखाया गया है कि वो लोग मजबूत हैं, स्वाभिमान, ठीक है, और समाज के आदर्श के रूप में दिखाया गया है। किनको? नारी को, है ना। उन्होंने बताया कि नारी के बिना हमारा समाज जो है वो चलना असंभव है, हमारा राष्ट्र का विकास क्या है? असंभव है। किन्होंने कहा? तो जयशंकर प्रसाद ने, है ना। फिर चौथा इनका विशेषता है सौंदर्यपूर्ण भाषा। उन्होंने इसमें जो भाषा का प्रयोग किया वो बड़ा ही सौंदर्य था, मीन्स सरल भाषा था। कह रहा है कि उनकी भाषा सरल, शुद्ध और काव्यमय है, जिससे उनके नाटक अत्यंत प्रभावशाली बन जाते हैं। क्या कह रहा है? कि उनकी जो भाषा है वो एकदम सरल मीन्स आसान होती थी और शुद्ध होती थी, जिसके कारण से लोग जो है ना उसकी बातों को तुरंत समझ जाते थे, उनके नाटक को तुरंत समझ जाते थे। फिर इसका पांचवा जो विशेषता है वो क्या है? संस्कृति और परंपरा। ये अपने नाटकों के जरिए संस्कृति और परंपरा को भी संरक्षण किए थे। कैसे? तो कह रहा है कि उनके नाटक
भारतीय संस्कृति और परंपराओं को उजागर करते हैं। किनके नाटक? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं और भारत के परंपराओं को उजागर करते हैं कि आखिर भारत का परंपरा कैसा है ना, भारत की संस्कृति क्या है, ये हर चीजों के बारे में हम लोग को कहां से पता चलता है? तो उनके नाटक से पता चलता है। तो ये हम लोग जान गए कि आखिर उनके नाट्य कला की क्या क्या विशेषताएं थी। अब हमारा प्रश्न है कि चलिए हमको बताइए कि जयशंकर प्रसाद के आखिर कौन से प्रमुख नाटक हैं। क्या बताना है कि जयशंकर प्रसाद के आखिर कौन से प्रमुख नाटक हैं। तो देखिए, पहला उन्होंने जो नाटक रचा था वो किस पे रचा था? तो स्कंदगुप्त के, मतलब प्रमुख नाटक, ठीक है। तो पहला उन्होंने स्कंदगुप्त का नाटक किया था, जिसमें कहा जाता है कि यह नाटक जो है गुप्त काल के महान योद्धा स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। यह जो नाटक था वो किस पे आधारित था? तो गुप्त काल के महान योद्धा, इसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त, उसके जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने बताया था, जिसमें से उनकी वीरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया था। इसमें से उन्होंने क्या बताया था? तो उनकी वीरता के बारे में और उनकी देशभक्ति के बारे में लोगों को बताया था। मैं नाटक किया था, ठीक है, कि मैं कौन हूं? स्कंदगुप्त हूं, ठीक है। और उसके जरिए उनकी वीरता को और देशभक्ति को बताया गया था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देशभक्ति दिखाया था। फिर देखिए, उन्होंने दूसरा जो नाटक किया वो चंद्रगुप्त के जीवन पे किया। किस पे? चंद्रगुप्त के जीवन पे। कहा जाता है कि इस नाटक में भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में क्या किया गया? तो भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को प्रस्तुत किया गया, उनके जीवन चित्रण का प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है कि यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर आधारित है। यह जो नाटक है वो किस पर आधारित है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जीवनी पे जो है ना ये कहानी आधारित था। कह रहा है कि इसमें जो है चाणक्य के ज्ञान और नीति का भी वर्णन किया गया है। और इसमें जो है ना किसके बारे में बताया गया है? तो चाणक्य के ज्ञान के बारे में बताया गया है और चाणक्य के नीतियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फिर देखिए, इनका तीसरा जो रचना था वो किस पे था? ध्रुव स्वामिनी पे। किस पे? ध्रुव स्वामिनी। कह रहा है कि यह नाटक नारी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को प्रस्तुत करता है। यह जो नाटक है वो नारियों के आत्मसम्मान, इसमें बताए थे कि नारी भी जो है हम लोगों के समान है, जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी है। इसमें नारी को एक मजबूत और आदर्श के रूप में दिखाया गया। इसमें से जो है ना नारी को एक मजबूत में सशक्त और आदर्श के रूप में दिखाया गया था। किसके कहानी में? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में, है ना। फिर चौथा इनका जो नाटक था वो क्या था? अजात शत्रु का नाटक था। किसका? अजात शत्रु का जीवन इन्होंने नाटक किया था, जीवन पे। कह रहा है कि इस नाटक में गौतम बुद्ध के समय के समाज और राजनीति का चित्रण किया गया है। इसमें जो है किसका वर्णन किया गया? तो गौतम बुद्ध के समय वहाँ का समाज कैसा था और वहाँ का राजनीति कैसा था उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके प्रमुख नाटक को भी समझ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बताइए कि इनके नाटक का महत्व क्या है। इनके जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उसका क्या महत्व है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है कि इनके नाटक का महत्व, कि आखिर जयशंकर प्रसाद के नाटक का महत्व क्या है। तो कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये समाज को दिशा देने वाले और प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। क्या कहा गया? कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उसे केवल मनोरंजन ही नहीं देता है, सिर्फ एंजॉय ही नहीं करता उससे लोग, ठीक है, बल्कि ये क्या करता है? तो समाज को सही दिशा दिखाता है। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि भारतीय इतिहास के ये क्या है? तो महत्वपूर्ण शासक थे, है ना। तो उसके जीवन के परिचय के बारे में बताया गया। तो इससे क्या होता है? लोगों को सीख मिलता है कि वो वीर योद्धा थे, तो कैसे वो कार्य करते थे, हर चीज के बारे में लोग सीखते हैं। आगे कहा गया कि इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या कह रहा है? कि उन्होंने अपने नाटकों के जरिए साहित्य को, हिंदी साहित्य को जो है ना एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। किसने? तो जयशंकर प्रसाद ने। कह रहा है कि उनके नाटक आज भी पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करते हैं। कि उनका जो नाटक रहा है, जयशंकर प्रसाद का जो नाटक रहा है, वो आज भी पाठकों में जो पढ़ने वाले हैं और जो दर्शक है, जो देखने वाले हैं,
उसको आज भी क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। अब अंत में आता है निष्कर्ष। क्या आता है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 6 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको करवाया जाएगा। इसके पहले कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हो। उसके साथ साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई प्रश्न है उसको मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। बाकी मेजर 7 मेजर 8 की भी तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, और जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी आपको मेरे चैनल पे बड़े आसान शब्दों में मिलेगा। तो अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष। क्या लिखना है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखेगा इस प्रकार से कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को विश्व स्तरीय पहचान दिलाया। क्या कह रहा है? कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को क्या किया? विश्व स्तर पे पहचान दिलाया, मतलब पूरा विश्व में पहचान दिलाया। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य की धरोहर है। में से उनकी रचनाएं के माध्यम से हम लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है, भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, भारत के साहित्य के बारे में पता चलता है। कह रहा है कि एक नाटककार के रूप में वे आज भी प्रासंगिक हैं और प्रेरणादायक हैं। मीन्स वे एक ऐसे नाटककार हैं जिनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।